नाजरीन आदाब। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपी उर्दू एकेडमी ने एक बहुत अहम प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसकी तकरीबन 55 किस्तें या 55 भाग आप देख चुके हैं। इन भाग में आपने अलग अलग तरीक़े से उर्दू सीखने के लिए बहुत से टीचर्स को न सिर्फ ये कि सुना, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। आज हम भाग 55 से आगे बढ़ेंगे। भाग 55 में हमने बात की थी उच्चारण की, यानी तलफ़्फ़ुज़ की। ये बहुत अहम बात है कि जब हम किसी भी ज़बान को बोलते हैं या जब हम किसी भी भाषा को बोलते हैं, तो अगर उसका तलफ़्फ़ुज़ हम ठीक तरीक़े से अदा नहीं कर पाते हैं, तो उस ज़बान का तो हक़ अदा होता ही नहीं है, बल्कि जब हम बोलते हैं तो लोग हमें सुनने के बाद चुपके से मुस्कुरा देते हैं और कहीं ना कहीं टोक भी देते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने उच्चारण को सही रखें। और उर्दू का मामला ये है कि उर्दू में बाज़ हर्फ, बाज़ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इस तरह की आवाज़ निकालते हैं कि उन्हें अदा करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। पिछली बार भी हमने बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को आपके सामने पेश किया था और ये बताया था कि उनकी आवाज़ें किस तरह से निकलेंगी। जैसे सबसे मशहूर लफ्ज़ था गज़ल। देखिए, हमने जब भी बताया था कि गज़ल जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे जब हम एक बिंदी लगा देते हैं या एक नुक्ता लगा देते हैं, तो इसकी आवाज़ जो है वो गैन और जे की निकलती है, यानी ग जो है वो गैन बन जाता है गज़ल। अभी देखिए टीवी पर भी बल्कि कहते हैं कि एक बहुत सीरियल चल रहा है, बहुत मकबूल हो रहा है, रब से है दुआ, आप देखते ही होंगे। लेकिन उसमें सबसे जो तकलीफ दे चीज़ नज़र आती है, बल्कि अजीब लगता है देखकर, सुनने के बाद कानों को बड़ा ख़राब लगता है कि उसमें एक किरदार का नाम है, एक कैरेक्टर का नाम है गज़ल। पर उस किरदार का नाम जब लोग लेते हैं तो गज़ल कोई नहीं कहता, कोई उसको गज़ल कहता है, कोई उसको गज़ल कहता है, और इतना ख़राब लगता है सुनने में। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम कहीं आवाम में कुछ पेश कर रहे हैं, अगर हम पब्लिक के सामने कुछ पेश कर रहे हैं, तो हमारा उच्चारण सही होना चाहिए। और वैसे भी गज़ल उर्दू की बेहद मकबूल सिन्फ़ है, आप हमेशा सुनते हैं और बहुत महजूज़ भी होते हैं। अब देखिए, मैंने एक लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया, महजूज़। यहाँ पे ज़ोए आया है, ये लफ्ज़ महजूज़ का मतलब होता है लुत्फ़ उठाना। हमें बहुत मज़ा आता है जब हम गज़ल सुनते हैं और बहुत दिल से हम लोग गज़लें सुनते हैं। तो गज़ल का तलफ़्फ़ुज़ जो है या गज़ल का उच्चारण जो है वो हमारा ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि ये इस सिन्फ़ का हक़ भी बनता है कि जिस सिन्फ़ को उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल होने का शर्फ़ हासिल है और साथ ही साथ गज़ल जो है वो हर दिल की धड़कन भी है, उसके बाद भी अगर हम उसका उच्चारण गलत करते हैं तो ये बहुत ही ख़राब बात है। अच्छा, एक और बात तो मुझसे जो पूछी गई, देखिए मुझे मैं फिर ये तकरीबन हर एपिसोड में मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि कहीं ना कहीं से मुझे आपकी तरफ से कोई ना कोई सलाह मिल जाती है कि अब आगे आप हमें ये सिखाएं। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आपका रिस्पांस मुझे मिल रहा है। तो ये मेरे पास एक सवाल ये आया कि उर्दू में अगर हम उच्चारण के साथ साथ एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत चीज़ें आप सीख चुके हैं उन तकरीबन 50 से ज़्यादा भाग में, कि आपने बहुत कुछ सीखा है, उर्दू के अल्फ़ाबेट्स भी सीखे हैं, उन हरफ़ों को मिलाना, अलग करना, उनसे छोटे छोटे जुमले बनाना भी हो सकता है सीखा हो। लेकिन एक सवाल मेरे पास ये आया कि उर्दू में अगर हम किसी हर्फ को 2 बार इस्तेमाल करते हैं, 2 बार, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं और उसको किस तरह से हम उच्चारण उसका
है और किस तरह से हम उसको लिखने के बाद पढ़ते हैं, क्या तरीक़ा है। तो सवाल बहुत ही अहम है और ये एक बहुत अहम बात है। तो देखिए, हम जब उर्दू में किसी भी हर्फ पर जोर देते हैं, मसलन अगर हम लिखते हैं मुन्ना, अगर हम लिखते हैं बिल्ली, मैं छोटी छोटी चीज़ों से आपकी तरफ आ रही हूँ और ख़ास तौर से देखिए कहानी के ज़रिए मैं आपकी तरफ आऊँगी आज। और इस सिलसिले में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कृष्ण कुमार जी एक साहब हैं, उन्होंने कही है अपने एक आर्टिकल में। उन्होंने कहा है कहानी सुनाने की ज़रूरत। अब देखिए यहाँ भी ज़रूरत, ये जो आवाज़ है ज़्वाद की, यहाँ आपको अपना साथ साथ मेरे अपना उच्चारण भी सही करते जाना है, ज़रूरत। तो कृष्ण जी का एक आर्टिकल है, कृष्ण कुमार जी का, उन्होंने कहा है कहानी सुनाने की ज़रूरत। हम आएंगे उसी सवाल पर जो आपने किया है कि किस तरह से हम उर्दू में जब किसी हर्फ को 2 बार पढ़ते हैं तो क्या लगाते हैं। लेकिन इससे पहले हम उच्चारण भी अपना ठीक करेंगे और साथ ही साथ जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ये उस बात की दलील भी है कि कहानी के ज़रिए से या शायरी के ज़रिए से हम किस तरह से चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखते हैं। तो कृष्ण कुमार जी लिखते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। अब यहाँ से देखिए, ये कृष्ण कुमार जी की बात है, यहाँ से मेरी बात नहीं है, जहाँ उनकी बात ख़त्म होगी मैं आपको बताऊँगी भी। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में पहली 2 कक्षाओं के लिए प्रतिदिन कहानी सुनाने की कोई अलग घंटी नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे अफसोस, उच्चारण भी ठीक करना है साथ साथ। अफसोस में उन्होंने भी अपने आर्टिकल में ये डॉट लगाया है, ये बिंदी लगाई है, अफसोस, ठीक है। आप भी याद रखिए अफसोस लफ्ज़ होता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में पहली 2 कक्षाओं के लिए प्रतिदिन कहानी सुनाने की कोई अलग घंटी नहीं होती। यदि ऐसी व्यवस्था होती तो बच्चों को स्कूल में टिकाए रखने की समस्या कम से कम एक हद तक सुलझ जाती। बहुत से लोग कहेंगे कि मैं इस समस्या की गंभीरता की अवहेलना कर रहा हूँ। बहुत संभव है कि मेरा सुझाव सुनकर कई अधिकारी हिकारत के भाव से मुस्कुराएं। उनके विशाल अनुभव और प्रशासनिक ज्ञान से ये समझ अवश्य उनके दिमाग से हटा दी होगी। फिर से पढ़ रही हूँ, उनके विशाल अनुभव और प्रशासनिक ज्ञान ने ये समझ अवश्य उनके दिमाग से हटा दी होगी, जो मेरी समझ में उनके पास एक समय में ज़रूर रही होगी, कि कहानी सुनाने का बच्चों पर एक जादुई असर होता है। मेरे मन में एक ऐसे दिन की कल्पना है जब छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले हर शिक्षक से ये अपेक्षा की जाएगी कि कम से कम 30 कहानियों पर उसका अधिकार हो। अब देखिए यहाँ हमने मैसेज ये है कि कहानी के ज़रिए से हम जल्दी सीखते हैं, पर यहाँ पे कम से कम 5-6 शब्द इस तरह के आए हैं कि जिसकी उर्दू आप जान सकते हैं। प्रतिदिन अफसोस उर्दू में इस तरह लिखा जाएगा, फे से लिखा जाएगा, अफसोस। फिर इसी तरह से प्रतिदिन हिंदी यानी हर रोज या हर दिन, डेली जिसको आप लोग कहते हैं। इसी तरह से समस्या या व्यवस्था, इंतजाम, या निज़ाम या इस तरह का सिस्टम, कोई भी हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ नहीं है। फिर समस्या एक लफ्ज़ आया,
समस्या कहते हैं मसला यानी प्रॉब्लम। ये लफ्ज आया। फिर इसी तरह से एक और लफ्ज आया हिकारत। अब हिकारत का पहले आप सही करेंगे तलफ़ुज़। हिकारत काफ है इसलिए आप उसको हलक से निकालेंगे। हिकारत लफ्ज आया, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है हिकारत, लफ्ज उर्दू का ही है। ये इस तरह से हिकारत यानी किसी को कम नज़र से देखना, किसी को कमतर समझना। हिकारत हिंदी में देखिए इस तरह से लिखेंगे, ये हिकारत। तो ये जो अल्फाज हैं अफसोस, प्रतिदिन, व्यवस्था, समस्या, हिकारत, उसकी उर्दू लफ्ज़ ये लिखे हुए हैं। अफसोस इस तरह से लिखा जाएगा, प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन, व्यवस्था यानी इंतज़ाम या सिस्टम या निज़ाम, जो भी आप समझ लें उसको, समस्या, मसला, हिकारत, किसी को गलत समझना या किसी को कमतर समझना। यानी ज़्यादातर जो है वो कमतर समझने में आता है कि हम ये सोचें अरे ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो अब जैसे ये कह रहे हैं ना कि जो हमारे राइटर हैं वो कह रहे हैं कि कहानी सुनाने के बाद हम बहुत आसानी से बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं। तो लेकिन बहुत लोग उसको हिकारत की नज़र से देखेंगे, यानी सोचेंगे अरे ऐसे ही कह रहे हैं। यहाँ इसका ये मतलब है। अच्छा, फिर इसके बाद अब देखिए ये बात तो कहीं ना कहीं साबित भी हो जाती है, और ये बात मेरे ख़्याल से हो सकता है बहुत से लोग इत्तेफाक ना करें, पर ये बात ठीक ही है कि कहानी और शायरी के ज़रिए से हम चीज़ें बहुत तेज़ी से सीखते हैं। तो अब क्यों ना अब आते हैं आपके सवाल पर। आपका सवाल मुझसे ये था कि जब हम उर्दू में दो हर्फ का इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो किस तरह करते हैं। जैसे अब देखिए हम आपको कहानी के ज़रिए से ही सिखाएंगे कि किस तरह से। छोटी सी कहानी है। आज मुन्ना की सालगिरह थी, और कीजिएगा मुन्ना, नून या ना दो बार आ रहा है। जो हर्फ आ रहे हैं या जो लफ्ज़ आ रहे हैं, जो जिन हर्फों का दो बार इस्तेमाल हो रहा है अल्फाज में या शब्दों में, उन पर ध्यान दीजिएगा। आज मुन्ना की सालगिरह थी, बिल्ली और कुत्ता उसके साथी थे। दोनों ने सोचा मुन्ना की सालगिरह कैसे मनाएं। उसके सारे दोस्तों को बुलाया। फिर ये हुआ कि भाई सबको बुला लें और उसके बाद बहुत बड़ा सा एक केक काटें और फिर सब खूब मज़े करेंगे। बिल्ली लाम पे दो बार पढ़ा जा रहा है लाम। बिल्ली ने मुन्ना के दोस्त पप्पू को बुलाकर उससे कहा, लड्डू किस हिसाब से मंगवाए जाएंगे। अब देखिए लड्डू दो बार पढ़ा जा रहा है डाल। चुन्नू हलवाई के यहाँ जाकर पता करो। चुन्नू नून दो बार पढ़ा जा रहा है। खर्च लिखते लिखते उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये फजूल खर्ची है। अब यहाँ तलफ़ुज़ सीखिएगा। खर्च लिखते लिखते खर्च, खर्च कुछ नहीं होता है। खर्चा या खर्च जो है वो गलत आप अगर बोलेंगे तो वो आपका उच्चारण गलत होगा। आप कहेंगे खर्च। तो इसी तरह से फजूल खर्ची, फजूल की फिजूल नहीं होता है। फजूल खर्ची, फे और ज़्वाद का उच्चारण सही होना चाहिए। उसके दिमाग में गैन यहाँ से पढ़ेंगे। उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये फजूल खर्ची है। क्यों इतना पैसा खामखा। अब देखिए खामखा हम बोलते बहुत हैं पर खामखा बोलते हैं उसको। खामखा यानी बेकार में, कि इतना पैसा खामखा में खर्च करें। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। अब देखिए आशीर्वाद में शा की आवाज़, शीन की आवाज़ सही होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए कि हमने कई हरफों का जब उनके शब्द बने, उच्चारण सीखा। जब इसमें कई लफ्ज़ ऐसे आए
जिसमें खे भी आया, जिसमें गैन भी आई, जिसमें शीन का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें ज़्वाद का इस्तेमाल हुआ, फे का इस्तेमाल हुआ। तो कहानी सुनिए, पर जो सबक है उसको याद रखिए कि आपको गौर करना है। ये नहीं है कि बस कहानी में खो जाना है। बार बार जो ये बात आपसे कही जा रही है कि कहानी या किसी भी शेर के ज़रिए आपको सिखाने का मकसद ये है कि आप दिलचस्पी से सीखें, आपको सीखना एक बोझ ना लगे, बल्कि आप सोचें अरे इसके बाद क्या हुआ, या शायर ने क्या ज़बरदस्त बात कही है। तो अगर आप इस तरह सीखेंगे तो चीज़ें बहुत तेज़ी से दिमाग में जाती हैं। पर यहाँ जो आपका सबक है, सबक यही है कि आपको उच्चारण पर ध्यान देना है, और साथ ही साथ जो आपका सवाल, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। सवाल था कि हम उर्दू हर्फ का जब 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं। अब देखिए, उसके लिए ख़ास लफ्ज़ है उर्दू में। हमने लिखा मुन्ना। मुन्ना में नून की आवाज़ 2 बार आ रही है। हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि आप पढ़ पाएं। मुन्ना, मुन्ना में आपने ना को 2 बार इस्तेमाल किया, एक बार आधा ना और एक बार पूरा ना। लेकिन हमने उर्दू में ये किया कि हमने एक ही नून लिखा, पर उसके ऊपर हमने एक सिंबल लगाया। देखिए, सिंबल या अलामत ये है, और इसको उर्दू में कहा जाता है तशदीद। ये तशदीद। तशदीद, और ये लिखा इस तरह जाता है, ते शीन दाल ये दाल, तशदीद। तो जब हम ये लिखते हैं, तशदीद जब हम लिखते हैं तो क्या है कि हम उसको किसी भी हर्फ के ऊपर या किसी भी लफ्ज़ को जब हम लिखते हैं, उस पर अगर ये सिंबल लगा हुआ है, ये याद कर लीजिए कि ये सिंबल तशदीद कहलाता है। उर्दू में तशदीद इस तरह लिखा जाता है। तो कहीं भी अगर ये लगा हुआ है किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर, चाहे वो नून हो, चाहे वो शीन हो, चाहे वो काफ हो, कुछ भी हो, या वाव हो, कुछ भी हो, तो वो हर्फ, वो अल्फ़ाबेट 2 बार पढ़ा जाएगा। जैसे पहली मिसाल आई मुन्ना। कहानी आप सुन चुके हैं कि मुन्ना के 2 साथी थे, एक बिल्ली थी। अब देखिए, ये आई बिल्ली। बिल्ली में बे के नीचे जेर है, आप लोग मात्राएं पढ़ चुके हैं। लाम के ऊपर लगेगी तशदीद, बिल्ली। बे लाम जेर बिल, लाम ये जेर ली, 2 बार पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप हिंदी में देखिए इसको, बिल फिर ली, ये है आपकी बिल्ली। ला 2 बार आया। इसी तरह से उर्दू में लाम 2 बार आया। लेकिन हिंदी में हम देखते हैं कि हमने आधे ला का इस्तेमाल किया, लेकिन उर्दू में हमने तशदीद का इस्तेमाल किया। तो जैसे ही किसी हर्फ के ऊपर तशदीद लगी दिखाई देगी, इसका मतलब ये है कि वो हर्फ 2 बार पढ़ा जाएगा। एक और लफ्ज़ देखते हैं, और देखिए इसको दोहराते रहिए। तशदीद, आपको याद क्या रखना है? तशदीद। हम पढ़ रहे हैं तशदीद, यानी वो अलामत, तशदीद में फिर से लिख देती हूँ, यानी वो अलामत के जो हम किसी भी हर्फ के ऊपर जब लगा देते हैं तो वो हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। ये है आपकी तशदीद। अच्छा, तशदीद की अलामत देखिए, बड़ी बड़ी देख लीजिए, ये इस तरह से। अच्छा, फिर अगला जो लफ्ज़ आया हमारी कहानी में, वो आया चुन्नू, पप्पू। अब देखिए चुन्नू, चुन्नू में भी यही है, छोटे की मात्रा नू, चुन्नू। तो लफ्ज़ है चुन्नू। चुन्नू में जब हम मात्राएं लगाएंगे तो उस पे ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम चुन्नू बोल रहे हैं तो बड़े ऊ की लगाएंगे, पर हम बोल रहे हैं चुन्नू तो हम छोटे ऊ की मात्रा भी यहाँ लगा सकते हैं। तो चुन्नू इस तरह से, ये लफ्ज़ जो है वो चुन्नू जो है
और उर्दू में लिखा जाएगा चुन्नू, वाव के साथ, ये चुन्नू। मोहन जी जरा सा ये बताएंगे कि क्या हमने ये जो चुन्नू लिखा है, इसमें जो हमने मात्रा का इस्तेमाल किया है, आपकी हिंदी चेक कर लें, क्या हमने सही लिखा है या गलत लिखा है? लफ्ज चुन्नू, शब्द चुन्नू के हिसाब से तो नाम है बड़े ऊ की मात्रा लगनी चाहिए, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन अगर हम खींचते हैं तब, अगर हम उसको नहीं खींचेंगे तब फिर हम छोटे ऊ की मात्रा लगा सकते हैं। चुन्नू अगर हम पढ़ रहे हैं एकदम से जी। तो देखिए फिर हम इसको बड़े ऊ से भी लिख सकते हैं, चुन्नू। पर बहरहाल हमारा मकसद यहाँ जो है वो आपको ये बताना है कि कोई भी शब्द किस तरह से 2 बार पढ़ा जा सकता है। ऐसे ही अगर फिर एक और शब्द आया पप्पू, तो पप्पू में भी देखिए हमने यहाँ तशदीद लगाई थी, पप्पू, पे और उस पे पप्पू, तशदीद लगाई, 2 बार पढ़ा जाएगा पप्पू। अच्छा, इसी तरह से हम जब किसी भी लफ्ज को इस तरह से पढ़ते हैं कि हमें उसकी आवाज़ ना सुनाई दे, तो उसमें किसी हर्फ की आवाज़ ना आए, ऐसा शब्द है वाव मादुला। देखिए बीच में ये बात आ गई तो मुझे क्योंकि जहन में आ गया, कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम हर्फों को नहीं समझ पाते हैं और ये सोचते हैं कि अरे ये कैसे यहाँ पर लग गया, और लेकिन इसकी आवाज़ तो नहीं निकल रही है। जैसे हम लफ्ज़ बोलते हैं खुश। अब देखिए यहाँ आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, खुश में उच्चारण, प्लस देखिए खुश में एक हर्फ, एक अल्फाबेट लगा हुआ है वाव, ये देखिए, पर वो साइलेंट है, वो उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। खुश, हिंदी में आपने लिखा खुश, बिंदी भी लगा दी तो ये हो गया खुश, पर उर्दू में वाव लगा है, पर उर्दू में वाव साइलेंट है, तो ये कहलाता है वाव मादुला। यानी इसमें वाव जो है वो खामोश रहेगा, वाव की आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ जो आएगी वो खे और शीन, और हम जब पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को तो खुश। इसी तरह से बहुत सारे लफ्ज़ों या शब्दों के बीच में, बहुत सारे अल्फाज के बीच में वाव आता है, जैसे खुद, ये लिखा हुआ खुद। इसी तरह से लफ्ज़ है खुददार, इसी से एक और लफ्ज़ बना खुददार। ऐसे ही खुशहाली या खुशहाल, ये लफ्ज़ बना खुशहाल, इस तरह से। फिर इसी तरह से एक और लफ्ज़ बना खुशामद, ये है खुशामद। अब यहाँ देखिए मैं इसलिए हिंदी में नहीं लिख रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा उर्दू पे गौर करें कि यहाँ पर वाव जो है वो इन तमाम अल्फाज में साइलेंट पर है, साइलेंट मोड पर है, और ये चुप है, वाव की आवाज़ नहीं निकल रही है। और देखिए आप देखिए खुश, खुद, खुददार, खुशामद, खुशहाल। इस तरह से ख्वाब, एक और लफ्ज़ है ख्वाब, ये वाव लगा हुआ है लेकिन वाव की आवाज़ हमारे तलफ़ुज़ में नहीं मौजूद है, वाव खामोश है, ख्वाब। इसी तरह से ख्वाहिश, ये लफ्ज़ आया आपका ख्वाहिश, यहाँ भी वाव खामोश है। तो जब आप इस तरह के लफ्ज़ पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बाज़ अल्फाज में वाव की आवाज़ हम नहीं निकालते हैं। हम पढ़ेंगे खुश, खुद, खुददार, ख्वाहिश, खुशहाल, खुशामद, ख्वाब।
तो ये जो लफ्ज़ हैं इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि आज तो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो बड़ा रूखा रूखा चल रहा है। तो देखिए, कभी कभी ये होता है कि हम सोचते हैं कि सीखने में थोड़े से संजीदा भी हो जाएं और कहानी के ज़रिए सिखाया जाए या फिर किसी कहते हैं ना कि शेरो शायरी के ज़रिए से सिखाया जाए। पर कहीं कहीं ये होता है कि अगर हम कुछ चीज़ों को बहुत संजीदगी से नहीं लेंगे तो कामयाबी ज़रा मुश्किल से मिलेगी। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम ये याद रखें कि जब भी हम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो उसको न सिर्फ ये कि शौक़ से सीखें। अब देखिए, शौक़ लफ्ज़ काफ शौक़ नहीं होता है, शॉकिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन शौक़ यानी हम किसी चीज़ को बहुत दिल से सीख रहे हैं। तो हमारे एक बहुत मशहूर व मारूफ शायर हैं इस्माइल मेरठी। उन्होंने एक मैसेज दिया है अपने अशार के ज़रिए से, अपनी एक नज़्म के ज़रिए से, जिसका उन्वान है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अब देखिए, ये नज़्म वो हम सब के लिए इसलिए अहमियत रखती है कि इसमें जो शायर ने पैगाम दिया है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने कोशिश करना छोड़ दिया तो आप नाकामयाब होंगे, लेकिन अगर आपने कोशिश जारी रखी तो आप कामयाब होंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं, नज़्म का उन्वान है, गौर से सुनिएगा, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इज़्तिराब और क़लक़। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, अभी तलफ़्फ़ुज़ ठीक करना है, अभी उच्चारण सही करना है। ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इज़्तिराब और क़लक़। दोबारा पढ़ो, अगेन एंड अगेन, दोबारा पढ़ो, फिर पढ़ो हर वरक़, पढ़े जाओ जब तक है बाकी सबक। दोबारा पढ़ो, फिर पढ़ो हर वरक़, पढ़े जाओ जब तक है बाकी सबक, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे कितने सारे अल्फाज आए जिसके न सिर्फ ये कि हमें मानी सीखना है, बल्कि साथ साथ हमें ये भी देखना है कि उन लफ्ज़ों का उच्चारण क्या है। जैसे सबक, देखिए सबक अगर मैं इसलिए उर्दू का ही लफ्ज़ देती हूँ सबक, ताकि आप पढ़ सकें। बिंदी लगाई, सबक। अच्छा, यानी कोर्स में जो कुछ आप पढ़ते हैं, ये सीन बे काफ, ये देखिए सबक। काफ की आवाज़ आपको ठीक निकालनी है। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है इज़्तिराब। इज़्तिराब, इज़्तिराब कहते हैं बेचैनी। उर्दू में लिखा जाएगा इस तरह से, इज़्तिराब। इज़्तिराब के मानी होते हैं बेचैनी और तड़प के। ये इसका उच्चारण है, सिर्फ ये ध्यान रखिए, सबक, इज़्तिराब। मानी मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी में आप कह सकते हैं इसके लिए तड़प, बेचैनी। मतलब दोनों ज़बानें क्योंकि तकरीबन एक दूसरे के साथ इस हद तक मिली हुई हैं कि हम आसान ज़बान इस्तेमाल करने के लिए तड़प और बेचैनी के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इज़्तिराब कहते हैं तड़प या बेचैनी को। सबक आप जानते हैं कि जो हम अपना पाठ पढ़ते हैं, जो सबक पढ़ते हैं। इसी तरह से एक और लफ्ज़ आया
कलक, इसका आप जो है उच्चारण सीखिए पहले। कलक, दोनों जगह काफ है, काफ, कलक, ये वाला काफ, ये कलक कहते हैं बेताबी को, रंज को, पछतावे को। उर्दू में ये इस तरह लिखा जाएगा, ये इस तरह, कलक। तो बेताबी, पछतावा, रंज, हसरत, ये इस मानी में आता है। तो यहाँ जो शायर कह रहा है, देखिए आपको ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि ये अशार आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, इसलिए मैं इसकी हल्की सी तशरीह भी कर देती हूँ। ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बहुत मुश्किल है सीखना, सबक का पढ़ना, बुरा है मगर इस्तराब और कलक, मगर तुम बेचैन मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम तड़पो मत, तुम ये मत सोचो कि नहीं कर पाओ। एक होता है ना कि हम सोचते हैं पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हो सकता है हम ना कर पाएं। अरे उर्दू सीखना बड़ा मुश्किल काम है, कैसे सीखें, इतने सारे हर्फ हैं, उनको मिला मिला के किस तरह से लिखें। तो ये जो एक बेचैनी है, ये बेचैनी अगर इसलिए हो कि आपको सीखना ही है। आप सोचें कि आज आपने 4 हर्फ सीखे हैं, आज आपने 4 लफ्ज़ उनसे बनाए, आज आपने 2 जुमले बनाने सीखे, तो कल आप 8 सीखेंगे, परसों आपके पास 10 जुमले होंगे, उसके बाद और मज़ीद और आप आगे बढ़ते जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि बेहतरीन उर्दू बोलेंगे, बहुत अच्छी उर्दू बोलने के साथ साथ हिंदी की वोकेबलरी भी आपकी बहुत होगी, अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी आपको बहुत आते होंगे। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी बात को बहुत खूबसूरत अंदाज में दूसरों के सामने रख सकेंगे। तो बहरहाल यहाँ जो शायर कह रहा है कि परेशान मत हो, बेजार मत हो, ये मत सोचो कि बड़ा मुश्किल सबक है। वो फिर आपको मैसेज दे रहा है, दोबारा पढ़ो, फिर पढ़ो हर वरक। वरक कहते हैं, देखिए यहाँ मैं सिर्फ हिंदी में उसका तलफ़ुज़ लिख रही हूँ, यहाँ मैं किसी किस्म का ये दावा नहीं कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी यहाँ लिख रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ तलफ़ुज़ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप उसके उच्चारण को सही तरीके से अदा कर सकें। तो वरक, अब ये लफ्ज़ है वाव रे काफ, यानी पेज, हर वरक पढ़ो, हर पन्ना पढ़ो, हर पेज पढ़ो। तो दोबारा पढ़ो, फिर पढ़ो हर वरक, हर सफ़े को, हर पेज को दोबारा से पढ़ो। अगर नहीं समझ में आता फिर सीखो, पढ़े जाओ जब तक है बाकी सबक, पढ़ते रहो जब तक सबक आपका आपके सामने चल रहा है, आपके सामने बाकी है। तो अगर आपने ये प्रैक्टिस उर्दू सीखने में भी जारी रखी तो समझ लीजिए कि कोई आपको उर्दू ज़बान सीखने से नहीं रोक सकता। बार बार पढ़िए। फिर आगे वो कहते हैं, अगर ताक में तुमने रख दी किताब, अगर तुमने किताब को उठा के ऊपर ताक में रख दिया, ताक, अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर काफ आया, ताक, ये लफ्ज़ आया ताक, और हमने इसको हिंदी में आपका इसका उच्चारण है ताक। ये आपको बिंदी लगानी है क के नीचे, ताक। तो इस तरह से अगर ताक में तुमने रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब, न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। और यही हमारी एकेडमी का मकसद है कि आपको उर्दू ज़बान इस तरह से सिखा दी जाए कि आप जब ये कोर्स पूरा करके जाएं तो आप कहें कि देखो हमने एकेडमी में जो कोर्स चल रहा था उससे उर्दू ज़बान व अदब को सीखा और आज हम उसमें कामयाब हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस हमारी कामयाबी की ज़मानत है। बेहद शुक्रिया।